तो मेरी टीम रिसर्च कर रही थी, तो उन्होंने ये पाया कि जो इंडिया का डाटा है उसमें इंजीनियर्स ढेर बन रहे हैं, वकील ढेर बन रहे हैं, पर डॉक्टर्स बहुत ही लिमिटेड बनते हैं। 25,000 के आसपास साल में डॉक्टर्स बनते हैं। तो ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब, आपका प्रोफाइल देख रही थी मेरी टीम जी। तो MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MS ऑर्थो, MCH ऑर्थो। ये MCH क्या? आर्थराइटिस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? आजकल तो बड़े सारे प्रीफिक्स जोड़ गए आर्थराइटिस के साथ में। तो जब एक्चुअली मरीज आपके पास आता है तो आप देख के जब एनालिसिस करते हैं तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या ऑइंटमेंट से ठीक हो जाएगा, या ये इस स्टेज पे पहुंच गया कि अभी सर्जरी के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं? तो नी रिप्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट लगती है? क्योंकि सबसे बड़ा डर बंदे का यही होता है, खर्चा कितना होगा। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, मेडिकल फील्ड, कि मैंने जो है कई लोगों के घर बिकने की नौबतें तक आती देखी है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स की बात होती है, अगर ये क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स क्या रहती है सरकारी हॉस्पिटल में, आपका क्या एक्सपीरियंस है? डॉक्टर साहब, आपका प्रोफाइल देख रहा था जी, ये जानकारी हुई कि आप IT के स्पोर्ट्स इंजरी कंसल्टेंट हैं जी। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी होती क्या है? क्या ये सिर्फ खेल में होती है, सिर्फ खिलाड़ियों को होती है, या सिर्फ ये एक टर्मिनोलॉजी है? डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डाइट एंड न्यूट्रिशन का बोन हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए अच्छी डाइट के जिससे कि बोन हेल्थ स्ट्रांग हो जाए? देखिए, बोन की हेल्थ 3 चीज़ों से बनती है, कैल्शियम, विटामिन D और तीसरी है एक्सरसाइज। जो लाइफस्टाइल है आज के यंगस्टर्स हैं, कॉर्पोरेट लाइफ वाले जने हैं, जो कि मोबाइल, लैपटॉप, इन्हीं में ही उनकी 60-70% ज़िंदगी बीत जाती है। वो चेयर पे बैठ के दिन भर उनको काम करना है, तो उनके लिए जो बोन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, सर्वाइकल हो जाता है, बैक पेन हो जाती है, उनसे वो कैसे बच सकते हैं, या क्या उनके लिए आपकी सलाह है? इतनी कमज़ोर हो गई हड्डी, इतनी कमज़ोर हो गई, वो ऑफिस में बैठे काम करते, बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है स्विगी जोमेटो से, और केवल काम एक गर्दन झुका के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, बोन्स वीक हो रही हैं। अर्ली एज में 30-40 साल में लोगों को कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये डेवलप हो रही हैं। जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हिप जॉइंट जो कि इतना मजबूत बॉडी का जॉइंट है, वो ऐसे गलने लग रहा है। उसमें देखिए छोटे छोटे ऐसे गल जा रहे हैं, और बहुत यंग एज में उनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने जा रही है। डॉक्टर साहब, भगवान ने 2 स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स बेसिकली बनाए हैं, एक मेल एक फीमेल, ठीक है? तो दोनों के क्या बॉडी स्ट्रक्चर्स में जो स्केलेटन होता है, बोन्स होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ में कुछ डिफरेंस होता है, या उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है? क्या ऑर्थोपेडिक बीमारियां जो गठिया है वो दोनों को हो सकती हैं, या कोई बेसिक स्पेसिफिकली हड्डियों की बीमारी है जो सिर्फ फीमेल्स को होती है, या कोई ऐसी जो सिर्फ मेल्स को होती है? इस बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या कहना है? सर, कुछ दिन पहले मैं अपने डॉक्टर्स के फ्रेंड सर्कल में बैठा था। एक बहुत अच्छे फिजिशियन है मेरे दोस्त, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस उनकी चलती है। तो जनरल डिस्कशन में ये आया कि भाई, अब आपकी फिजिशियन की प्रैक्टिस इतनी बढ़िया चल रही है तो आप एक नेक्स्ट लेवल अप होके नर्सिंग होम क्यों नहीं बना लेते हैं? तो उनका जवाब सुन के मैं काफ़ी एस्टॉनिश्ड हो गया। मेरे मन में है कि ये सवाल आपसे भी करा जाए। उनका कहना ये था कि अगर मुझे नर्सिंग होम बनाना है तो मुझे अपनी आत्मा मारनी पड़ेगी। उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया? न्यूट्रिशन से संबंधित, हेल्दी डाइट से संबंधित टॉक शो जैसे आप करा रहे हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है। हमें पता हो कि क्या एग्जैक्टली खाना है। मैंने तो यही सुना है कि भाई, जो चीज़ जुबान के लिए अच्छी होती है वो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, और जो जुबान के लिए ख़राब होती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत द डैंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, इट इज़ इंडीड माय प्लेजर। कैसे चल रहा है जीवन आपका? जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, एंड मैं तो आई एम फर्म बिलीवर द गॉड। तो जो भी जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, लेकिन 2 शौक हैं, एक तो स्पोर्ट्स और ट्रैवलिंग, तो वो ज़िंदगी में शामिल रहते हैं। हर मंथ कहीं ना कहीं आउटिंग विद फैमिली, और स्पोर्ट्स एवरी डे, टेनिस हुई, स्विमिंग हुई, कुछ ना कुछ चलता है। पैशन और प्रोफेशन साथ साथ बढ़िया चला रहा है। बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस कोशिश करता हूँ कि बना रहे। वेरी गुड। अब ये बताइए कि आपने लाइफ के किस स्टेज में ये सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है? एक्चुअली ये मैंने नहीं सोचा। मैं एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ, और हवेली वाले कहलाते थे, और सभी ताऊ चाचा अंकल सभी लोग साथ रहते थे, और एजुकेशन हमारी फैमिली में पूरी कूट कूट के भरी हुई थी। अब बहुत सारे हमसे बड़े भाई लोग IIT में थे, कुछ लोग IAS बने थे, कुछ लोग इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिसिन, वकील जी। तो मेरा टर्न आया तो इट वाज बाय चांस, इट वाज मेडिसिन।
तो मुझे मेडिकल में जाना था, तो मैं मेडिकल में गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप बड़े भाई होते तो लॉयर भी बन सकते थे। एग्जैक्टली ये बड़ी फनी सी बात लगती है, लेकिन ऐसा हुआ मेरे यहाँ। चलिए, जब आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी उस दौर में जो पढ़ाई की एग्जाम्स की जो तैयारी थी, डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता था? डॉक्टर बनने में तो टाइम उतना ही लगता था जितना आज लगता है। आज थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है कि कई लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं। मेरे इस समय पे मैंने तो चुप चुप के तैयारी की, मुझे पता ही नहीं था कि पीएमटी नाम की कोई एग्ज़ाम है। मुझे तो ग्रेजुएशन बीएससी करने क्रैशर्स भेजा गया था। मैंने यहाँ पे हॉस्टल में देखा कि लोग पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं। जो आज हम लोग नीट कहते हैं वो उस समय पीएमटी था। उस समय ये पीएमटी था, प्री मेडिकल टेस्ट। ओके। तो मैंने छुप के उसका फॉर्म भरा जिससे घर में डांट ना लगे, छुप के एग्ज़ाम दिया। बल्कि मैं रिजल्ट देखने भी नहीं गया डर के मारे कि घर में डांट लग जाएगी। वो तो हॉस्टल में और साथी ने बताया कि तुम सेलेक्ट हो गए हो। ये तो मैंने चुपचाप अपनी सिस्टर को बताया। सिस्टर ने कहा नहीं नहीं कोई डरने की बात नहीं, अच्छी बात है। तब मुझे पता लगा सिलेक्ट होना अच्छी बात था। ओके। जी। और हमारे समय पे कंटिन्यूस जैसे एक कॉलेज से एमबीबीएस करते थे, फिर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं जी। मुझे हमेशा से पैशन था कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है। ओके। तो उस वक्त टॉप ब्रांच थी ऑर्थोपेडिक्स, तो केवल 5 ही लोगों को मिल पाती थी। तो मुझे टॉप 5 में रहना कंपलसरी था। इसी वजह से वो सारे गोल्ड मेडल लेने पड़े, वरना वो ऑर्थोपेडिक्स नहीं मिलती। किस सन की बात है ये? कितने? 1981 में एडमिशन लिया था। 1981 में। जी जी। उस समय डॉक्टर बनने की क्या कॉस्ट थी पढ़ाई की? आप आज जो कॉस्ट है वो कितनी है और दोनों में कितना डिफरेंस आ गया? एक्चुअली मेरे सारे जवाब आपको लगेगा कि जैसे कोई, या तो मैं गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ या कोई फैंटेसी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जी। मेरे ज़माने में 30 रुपये पर मंथ की केवल फीस थी, जिसमें 30 कि रुपए पर मंथ? हाँ, जिसमें कि हॉस्टल भी शामिल था और एजुकेशन फीस भी शामिल थी। और वो भी अगर साल की एक साथ जमा कर दो तो वो 360 की जगह केवल 300 रुपये जमा करने होते थे 300 रुपए साल पे? साल पे। ग्रेट। हम लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे 300 रुपए साल में डॉक्टरी की पढ़ाई होती। जी जी जी, वही मैंने कहा कि शायद और आज कितनी होती है ये भी? आज के तो ये फीस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस बहुत आ गए हैं। जी। और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कहीं से भी शुरू होगी कहीं भी ख़त्म हो सकती है, कुछ लाखों से लेके कुछ करोड़ तक है। गवर्नमेंट की फीस भी अब वो 300 हंड्रेड्स में नहीं रह गई है, वो भी कुछ थाउजेंड्स में चली गई है। लेकिन हाँ, प्राइवेट की फीस लाखों से लेके करोड़ों तक पहुंच गई है। ओके। और शायद ये वजह ये भी हो सकती है कि आज के जो डॉक्टर्स हैं वो इमीडिएटली दे वांट टू अर्न, बिकॉज उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया पहले ही अपनी एजुकेशन में, तो एक उनके पास पीयर प्रेशर है टू फेच टू टेक बैक दैट मनी। आरओआई निकालने का फॉर एवर। तो हम लोग तो बड़े मौज में गिल्ली डिल्ली डंडा खेलते हुए, कंचे खेलते हुए डॉक्टर बन गए। तो आज का युग बड़ा टफ है डॉक्टर्स के लिए बनने के लिए, हाँ, प्रैक्टिस में भी। तब कहिए या कहिए उसमें कॉमर्शियल एंगल आ गया जो कि पहले नहीं था। हमें तो यही बताया गया था और हमने समझा भी यही था कि डॉक्टर इज ए सेवा सेवा कर। सेवा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सबको फ्री या गरीब है तो अपनी जेब से भी पैसा देना पड़े, लेकिन सबको ठीक करना है। तो उसी भाव से हम लोग डॉक्टर बने। तो मेरी टीम रिसर्च कर रही थी तो उन्होंने ये पाया कि जो इंडिया का डाटा है उसमें इंजीनियर्स ढेर बन रहे हैं, वकील ढेर बन रहे हैं, पर डॉक्टर्स बहुत ही लिमिटेड बनते हैं। 25,000 के आसपास साल में डॉक्टर्स बनते हैं। और जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो रेशियो है, 836 लोगों पे एक डॉक्टर है इंडिया में। तो ऐसा क्यों? उसकी वजह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। उसकी वजह ये है कि जो मेडिसिन के स्कूल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। इंजीनियरिंग हो सकता है कुछ बिल्डिंग्स में, कुछ कमरों में, कुछ मशीन्स लगा के पढ़ाई जा सकती है जी, लेकिन मेडिसिन के लिए ऐसा नहीं कर सकते आप। मेडिसिन के लिए यू नीड हॉस्पिटल, यू नीड पेशेंट्स, यू नीड प्रोफेसर्स टू टीच। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव सेटअप। ओके। और इस वजह से, उतना एक्सपेंसिव सेटअप होने की वजह से आज भी आप देखिए इस कॉल, आप कानपुर शहर में ही अगर आप सोचें कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो चारों तरफ खुल गए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुल पा रहे हैं क्योंकि उनका सेटअप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए मेडिकल की पढ़ाई भी बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए उनको प्रोड्यूस करना डॉक्टर्स को इज़ नॉट ए जोक, इट इज़ ए वेरी टफ एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप अच्छे डॉक्टर्स की बात करें जी।
तो जितना कम प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा वैल्यू, वो तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है, डॉक्टर्स पे भी अप्लाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका प्रोफाइल देख रही थी मेरी टीम, जी। तो MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MS ऑर्थो, MCH ऑर्थो, ये MCH क्या? सच बात है, क्योंकि इंडिया में MCH ऑर्थो था ही नहीं। ओके। तो इसके लिए बाहर ही जाना होता है। इंडिया में MBBS के बाद MSc ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री थी। जी। MCH एक एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, मास्टर ऑफ चिरीगुई, ओके। विच सेज कि आप, चिरीगुई मीन्स डॉक्टर, तो डॉक्टर का जो मास्टर है तो वो डिग्री है MCH। तो दिस इज़ ए वेरी रेयर डिग्री इंटरनेशनली, और उसे बहुत हाई रेट किया गया है। गुड, दैट्स AO इंटरनेशनल फेलो, टेबिंगन जर्मनी, मास्टर्स फेलो, डावोस स्विट्जरलैंड, फेलो नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर, फेलो स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल अमेरिका, ऑर्थोपेडिक फेलो मेडवे कैंट इंग्लैंड। इतनी सब डिग्रियां लेने में कितना टाइम लग गया आपको? ओह, ये मेरा पैसन है एक्चुअली, एजुकेशन लेना, ट्रेनिंग लेना, नई नई टेक्नोलॉजी सीखना, उसे एग्जीक्यूट करना। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हाँ, ये काफ़ी टुक वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से लोगों की 2-3 जिंदगी निकल जाएगी, ये सब नहीं कर पाएंगे। लकीली, जैसे मैंने कहा कि एक एजुकेशनिस्ट फैमिली से रहा, तो मुझे वो टाइम नहीं लगा। जैसे ही मैं कोई चीज़ चाहता था तो वो स्पॉट मुझे ईश्वर की कृपा से और बॉर्न क्रेडिटेबिलिटी विद अ से। सिल्वर स्पून कैसे? ना ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं, बड़ी टफ लाइफ थी, बचपन टफ था, बहुत बड़ा परिवार था, तो छोटे छोटे खर्चों के लिए भी टाइट रहता था हाथ। लेकिन हाँ, एजुकेशन की फील्ड में सब चीज़ें मिलती गई जो चाहा। जैसे ट्यूबिंगन जर्मनी की वो जगह है, वो मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, जहाँ से कई सारे नोबेल प्राइज विनर रहे हैं। तो क्रिस्टीना वॉज ए वन हु वॉज वर्किंग विद अस, सी वॉज नोबेल प्राइज विनर। मुझे तो इतना रोमांच होता है, इंडिया में किसी से कह दो कि आपके साथ एक कोई ऐसी साइंटिस्ट काम कर रही जो कि नोबेल प्राइज विनर है, तो लोग को हाथ छूने लगे, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। ओके। और ये जो डाबोस स्विट्जरलैंड से मास्टर्स कोर्स किया, आपको सरप्राइज होगा टू नो कि ये केवल 2 ही चीज़ें करता साल में। वन इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि आप सुनते होंगे, मोदी जी गए और बिल्कुल। सारे बड़े-बड़े नेशनल हेड्स गए, और सेकंड ही इट डज़ दिस ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड मास्टर्स कोर्स। ये वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड का स्कीइंग कोर्स होता है, टॉप स्कीइंग कोर्स भी होता है, स्नो है चारों तरफ। जी। तो आई एम लकी कि उसमें भी सिलेक्ट हुआ। हाँ, ये कोर्स करने में मुझे, ये सारी चीज़ें करने में तकरीबन 15-17 साल लग गए जब से मैंने एंट्री किया मेडिसिन में। ओके। और भी आपका प्रोफाइल गो थ्रू कर रही थी हमारी टीम, तो आपने ऑल ओवर अक्रॉस ग्लोब आपने सेमिनार्स अटेंड करे हैं, अपने डेलिब्रेशंस दिए हैं, जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, मॉरिशस, हांगकांग, इंडोनेशिया, टर्की। तो आपने अक्रॉस द ग्लोब ट्रैवल करा है, अक्रॉस द ग्लोब अपनी फील्ड में सेमिनार्स अटेंड करे हैं, डेलिब्रेशंस दी हैं। तो क्या ऐसी चीज़ आप मिसिंग पार्ट देखते हैं कि जो कि बाहर है और इंडिया में नहीं है आपकी फील्ड में, और वो इंडिया में आनी चाहिए? एक्सीलेंट। देखिए, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सेकंड वर्ल्ड की तरफ अभी रिसेंटली गए हैं, और ये जो सारी कंट्री जहाँ का आपने नाम लिए, मैं ज़रूर ओरेटर की तरह से गया बिकॉज ऑफ माय प्रीवियस ट्रेनिंग, नॉट बिकॉज कि मैं इंडिया से हूँ, बस इस वजह से क्योंकि काफ़ी सारा लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस हो गया था इन 17 वर्षों में। लेकिन वो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उनके पास दे हैव मशीन्स, ओके। they have technology, they have expensive machine, lot of research, which we as a comparatively poor country to them, we do not have, but we have skill of the person. अपने इंडिया का आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, क्योंकि हमारा भारतीय व्यक्ति कम साधनों में, भारतीय डॉक्टर कम साधनों में इतने अच्छे आउटपुट देता है, जो कि वहाँ पर काफ़ी सारे मशीनरी साधन होने पे, कंप्यूटर, एआई, बहुत सारे गैजेट्स होने के बाद भी लगभग सिमिलर रिजल्ट्स दे पाते हैं। मैं अगर एक इंसिडेंट से आपको इसे बताऊं तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक हमारे बॉस थे प्रोफेसर पीटर ज्वार्ट, जर्मनी में, और मैं उनका असिस्टेंट था, और हम लोग एक जॉइंट बदल रहे थे।
और सभी चीज़ें उस वक्त उनके यहाँ कंप्यूटर से हो रही होती थी। किस साल की बात होगी ये? ये ईयर इट इज़ 2004 एंड 5, 2004। लगभग 20-25 साल पहले की बात है ये। ओके। तो मैं उनका असिस्टेंट था। कंप्यूटर सर्जरी में कुछ भरोसा नहीं, वहाँ का कंप्यूटर उस पेशेंट को रजिस्ट्रेशन एक करना होता, वो रजिस्टर नहीं कर रहा था। वो बार बार रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे थे हमारे प्रोफेसर जॉर्ज, और 2-3 बार जब नहीं हुआ, पेशेंट को बेहोश था, एनेस्थीसिया दिया जा चुका था, और वो झल्ला के इंस्ट्रूमेंट फेंक के ग्लव्स उतार के चले गए। अभी सिस्टर बची और मैं बचा। आई वॉज वेरी यंग एट द टाइम। सिस्टर ने मेरी तरफ देखा और मैंने सिस्टर की तरफ देखा। सिस्टर ने कहा व्हाट टू डू। प्रोफेसर नाराज हो गए हैं, और अब इतनी नाराजगी में ही विल नॉट कम बैक, आई नो हिज नेचर। तो मैंने कहा तो पेशेंट बेहोश है, कुछ तो करना पड़ेगा, वूंड खुला खुला हुआ है, पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही, समथिंग इज टू बी डन, कंप्यूटर फेल हो गया है। तो सिंस आई वाज फॉरनर, आई वाज नॉट लाइक परमिटेड अंटिल प्रोफेसर सेज। ओके। तो मैंने कहा सिस्टर इफ यू परमिट और से ओके देन आई कैन स्टार्ट बाय माय स्किल्स। जी। उसने जो भी पूछा पाछा, प्रोफेसर ने कहा जो करना हो डॉक्टर अग्रवाल को करने दीजिए। ओके। एंड देन इंडियन स्किल, जैसे स्कूटर को तिरछा करके झुका के स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, वही काम आई, और मैंने वैसे ही कुछ अपनी स्किल्स लगाई और वो सर्जरी एक्सीलेंट हो गई। पेशेंट बहुत हैप्पीली ऑपरेशन रूम से बाहर आया। पीटर जॉर्ज जो हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम से वो दूर हो गए एक इंडियन की वजह से, और शाम को मुझे एक अच्छी जगह डिनर पे ले गए। तो ये है अपनी इंडिया की ताकत, और ये है डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड एक्चुअल स्किल। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने सुना है कि जब उसको एक्चुअली जिस जगह पर काम होना होता है वो उसी समय वहीं फेल होती है। ये आपने एक लाइव एग्जांपल दे दिया। जी जी जी। अब डॉक्टर साहब आते हैं आपकी कोर फील्ड एक्सपर्टाइज जो आपकी है ऑर्थोपेडिक्स के कुछ सवालों पे। ये बताइए कि आर्थराइटिस हम्म, आर्थराइटिस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? आजकल तो बड़े सारे प्रीफिक्स जोड़ गए आर्थराइटिस के साथ में। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। आर्थराइटिस यानी कि हिंदी में जैसे गठिया कहते हैं। जी। एक तो ये समझ लीजिए कि गठिया घर घर में घुस गई है। कोई, आई डू नॉट बिलीव कि कोई ऐसी फैमिली बची है जिसमें गठिया ना हो। ओके। कोई ना कोई मेंबर गठिया या आर्थराइटिस से पीड़ित है। और ये बहुत बड़ा मिसनॉमर है कि आर्थराइटिस क्या है। एक्चुअली आर्थराइटिस मतलब सिंपल सी, आर्थराइटिस का मतलब, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट, आइटिस का मतलब उसमें सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, दर्द होना। तो सिंपलिसिटी तो ये है। लेकिन आर्थराइटिस आपने पूछा है, ये बहुत अच्छी बात है, कई प्रकार की होती है। लेकिन 2/3 आर्थराइटिस, सपोज 100 लोगों को आर्थराइटिस हुई तो उसमें 2/3 आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, जो कि एज रिलेटेड है, जो कि बढ़ती हुई उम्र के साथ होती है। इसका जो वेयर एंड टेयर है जैसे कि हमारे बाल गिर रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, वैसे ही ओके। उसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहती है। वो ज़्यादातर घुटने को प्रभावित करती है, जैसे आप इस मॉडल में देख रहे हैं। जी। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का मॉडल है। ओके। ग्रेजुअली ये प्रोग्रेस करती रहती है और घुटने को प्रभावित करती है। ओके। और ये यूजली स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं ये। ये अलग अलग स्टेजेज हैं। ये जो नीले रंग की चीज दिख रही है, ये वो कार्टिलेज है, वो टायर है ओके। गाड़ी का, वो जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं वो जिसे क्या? ग्रीस कहते हैं। इसके दोनों के बीच में ये ग्रीस है। ओके। तो जब तक ये ग्रीस जिंदा है, जब तक ये कार्टिलेज हेल्दी है, तब तक आपके जोड़ बिल्कुल बढ़िया चलते रहते हैं। जैसे इसमें से कुछ कुछ डैमेज होने लगता है, जैसे आप ये रेड स्पॉट थे, जी जी। तो ये आर्थराइटिस होने लगती है। ऐसे समझिए कि आपकी दीवार के प्लास्टर को अगर हम उखाड़ दें तो अंदर की वायरिंग निकल आएगी। जब हम उसे टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक का करंट आपको लग जाएगा। पेन, जी। वो दर्द है, और वो आर्थराइटिस का दर्द है। ओके। जब ये बहुत ज़्यादा होने लगता है, बार बार आपने टच किया तो करंट लगा, तो हमें उस पर फिर से कवर प्लास्टर लगाना पड़ता है, और ये रीसरफेस कर देते हैं, एक नी रिप्लेसमेंट, नी जो घुटना प्रत्यारोपण दूसरा बोलते हैं। जी। तो फिर से वो कवर हो जाती चीज़ें, नर्व एंडिंग, उसके अंदर के बिजली के तार, नर्व्स हैं, वो कवर हो जाती हैं। तो ये 2/3 पॉपुलेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र करती है। तो नी और हिप आर्थराइटिस बेसिकली मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं में ही है। नी और हिप में मेजॉरिटी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, हाथों के जोड़ में भी है। जी।
रिमेटॉइड आर्थराइटिस में खासकर। ओके, तो ये इंडियन जेनेटिक्स का कुछ असर है कि बाहर भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि जेनेटिकली जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं उनको अलग तरीके की आर्थराइटिस होती है, इंडियन जेनेटिक्स में कुछ अलग तरीके की आर्थराइटिस होती है, ऐसा कुछ है? ऐसा स्पेसिफिकली तो नहीं है, बल्कि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है वो विदेशों में ज़्यादा है, ओके, थोड़ी सा डिफरेंस है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि 2/3 है, जो वियर टीयर से हो रहा है, एज रिलेटेड हो रहा है, वो इंडियंस में ज़्यादा है, क्योंकि उसमें बोन की और जॉइंट की हेल्थ और क्वालिटी भी मैटर करती है। और ऐसा देखा गया कि इंडियंस की बोन हेल्थ का स्टैंडर्ड लेवल बाहर के जो डेवलप्ड नेशन से थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडियंस में ज़्यादा है, यानी घुटने की गठिया भारतीयों में ज़्यादा है। बोन हेल्थ यहाँ पर कमज़ोर क्यों है, इसका आपका कोई एनालिसिस होगा? क्यों इंडियंस की बोन हेल्थ कमज़ोर है? क्या जंक फूड खाते हैं उस वजह से है, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं उस वजह से है? देखिए, इसका ओरिजिन तो बड़ा लंबा है। लंबा ऐसे है कि हम लोग, जैसे मैंने बताया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सेकंड वर्ल्ड गए हैं, जी तो फूड वाज इम्पोर्टेंट, कि फूड मिल जाए, मतलब कहते हैं नहीं, ब्रेड एंड बटर। जी जी, तो ब्रेड बटर सिटीज़ में अभी हम लोग थे, नेसेसिटी लेवल मेरे में, ख्याल से बाहर फूड का स्टैंडर्डाइजेशन है, इस वजह से ही। उसमें उसके वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया कि फूड कैसा हो। जी हम लोग अभी फूड मिल जाए उतने पे ही संतुष्ट हो जाता है हमारा देश और हमारी जनता। फूड की क्वालिटी उतनी मैटर नहीं कर रही है, तो हम उसमें, हमारे यहाँ आप देखिए फूड खरीदिए तो उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हैं, जबकि यूएस में खरीदिए तो मिल्क में क्या क्या है, कितना है, कितना फैट है, कितना ये है, सब चीज़ें डिटेलिंग है। तो वो लोग कॉन्शियस ज़्यादा हैं, उनके विटामिन डी कैल्शियम वगैरह ज़्यादा अच्छे हैं हम लोगों के मुकाबले। अभी हम लोग रेड और ग्रीन पे अटके हैं कि हाँ ये वेज है ये नॉन वेज, बस से आगे अभी हम लोगों को पता नहीं। रेड और ग्रीन पे ही जिंदगी खत्म हो रही है। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये बताया, अपने मॉडल में दिखाया कि 4 स्टेजेस कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। जी तो जब एक्चुअली मरीज आपके पास आता है तो आप देख के जब एनालिसिस करते हैं जी तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या ऑइंटमेंट से ठीक हो जाएगा, या ये इस स्टेज पे पहुंच गया कि अभी सर्जरी के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर कई बार मैंने देखा कि पेशेंट इस बात से डरते हैं कि मैं अगर डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, तो मेरा घुटना ही बदल दिया जाएगा, जी जी, वो डरते हैं कि बस ऑपरेट ही कर दें। ऑपरेट ही कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि हकीकत में अगर 100 पेशेंट आए हैं गठिया से पीड़ित, तो उसमें एक को भी रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आपकी सर्जरी होगी। ओके यानी कि 99% चांसेस हैं कि वो बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के यूं ही ठीक हो जाएगा। ओके। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किस स्टेज पे एंट्री करा है। अगर वही चीज़ लेट आता है जी जी, तो बेवजह उसको सर्जरी ऑफर करनी पड़ जाती है, तो वो डर ठीक नहीं है। मतलब डील में कंपेयर टू दैट कैंसर, अगर 4th स्टेज में डायग्नोज हुआ, 3rd स्टेज में हुआ तो एक अलग क्राइटेरिया है, अर्लियर स्टेज पे हो गया तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राइट। तो मुझे तो एक वो कहानी याद आती है कि एक वो बगुला था, उसने सामने देखा कि केकड़ा चला आ रहा है, तो उसने अपनी चोंच रेत में घुसा दी, कि कहीं केकड़े से डर रहा था, वो सर्जरी से डर रहा था। तो लेकिन रेत में घुसाने से वो, ऐसा तो नहीं हुआ कि केकड़े से बच पाया। तो कहने का से अगर वो आंख खोल के देखता है, उसे सर्जन को बात करता, तो काफ़ी हाई चांसेस, 99% चांस है कि कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम। ओके, तो आप ये मान के चलिए कि 100 में से 99 लोग अगर सही स्टेज पे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाएं, तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी सर्जन। आप लोगों के नाम में सर्जन जुड़ा होता है तो ये इम्प्रेशन जायज़ है। हाँ हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ, सर्जन नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन एमबीबीएस डिग्री में तो दोनों ही हैं, मास्टर्स ऑफ, बैचलर ऑफ जी मेडिसिन एंड सर्जरी। जी, तो 99% मेडिसिन से ही काम हो जाता है। हो जाता है। जी चलिए, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी और बढ़िया खबर है कि आपके 99% घुटनों की बीमारी दवाई और ऑइंटमेंट से ही ठीक हो जाएगी, सिर्फ 1% को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये बताइए कि जो घुटनों का जो ऑपरेशन है, हम्म तो क्या जो हम लोग सुनते हैं कि नी रिप्लेसमेंट, हम्म तो घुटनों का जो ऑपरेशन है वो क्या सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही है कि उसके अलावा भी कुछ होता है ऑपरेशन में? कि नी रिप्लेस नहीं हुआ, कुछ हल्की फुल्की मेंडिंग हो गई ऑपरेशंस के थ्रू, और पीआरपी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है कि जो कि रिप्लेसमेंट से अलग हो और रिलीफ दे? ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अगर मैं कोई भी नी जॉइंट, ये मैंने उठाया, जी
इसमें आप देखिए मोटा मोटी 2 कंपार्टमेंट हैं बेसिकली। का नी घिसता है एज के साथ, उसके काटले जो टायर घिसता है, तो आप अक्सर देखेंगे कि वो टायर एक तरफ ज़्यादा घिस रहा है, एक तरफ कम घिस रहा है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो पेशेंट अपना जूता ही देख ले और उसकी हील देखे, अगर वो हील बराबर से घिसी है कि एक तरफ ज़्यादा घिसी है एक तरफ कम घिसी। यही चीज कार के टायरों में भी होती है। हाँ, व्हील बैलेंस। तो अगर व्हील बैलेंस नहीं है तो हो सकता है कि उसका टायर, उसकी काटले अलाइनमेंट उसका आउट हो जाए। आउट हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि घुटना थोड़ा सा तिरछा, आपने देखा होगा अक्सर धनुष की तरह से घुटने हो जाते जी जी, कई लोग ऐसे टेढ़े करके चल रहे होते हैं। तो वो लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। ओके। वो लोग शायद केवल उसके व्हील बैलेंसिंग से ही काम चल जाएगा। उसे मेडिकल टर्म में हाई थिबियल ऑस्टियोटमी कहते हैं, HTO, ओके। विच इज ए स्मॉलर सर्जरी, छोटी सर्जरी, कम पैसे की सर्जरी। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उसमें आपका घुटना नेचुरल बना रहता है, जो गॉड गिवन नी है वही आप रहता है। तो उसके फायदे ये हैं कि आप उसे पूरी तरह से आप मोड़ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, उकड़ू बैठ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वॉटएवर जो आप करना चाहें करें। तो वो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, उसके भी बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं। वो एक्सीलेंट सर्जरी है जो कि आपको बगैर घुटना प्रत्यारोपण के पूरा आराम देगा और विद फुल कैपेसिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। स्विमिंग करें, खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लोग नॉर्मल। अपना यूज करते हैं वैसे ही वो यूज 30 साल यंग हो जाएंगे आप, 60 से 30 पे पहुंच जाएंगे। IPL में एंट्री मार दीजिए। इधर ही। तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ गया, अब कोई उसके पास चारा नहीं बचा, जी आपने सब चीज़ देख ली है, वो उस स्टेज पे आया कि नहीं अब नी रिप्लेसमेंट ही चारा बचा है, जी। तो नी रिप्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट लगती है? क्योंकि सबसे बड़ा डर बंदे का यही होता है, हाँ हाँ। खर्चा कितना होगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, मेडिकल फील्ड, हम्म, कि मैंने जो है कई लोगों के घर बिकने की नौबतें तक आती देखी है। बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये नी रिप्लेसमेंट कब करना जरूरी है, क्योंकि उसका डर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। जी जी। जब आपको इनकैपेसिटेट हो जाएं, आप अपनी दिनचर्या पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक लेडी आई, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपने मायके आगरा नहीं जा पाई थी पिछले 5 वर्षों से। ओके। मैंने कहा क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कह रहे इतना घुटना दर्द करता है कि मैं ना बस में बैठ पाती हूँ ना कार में बैठ पाती हूँ। और वहाँ आगरा में जो मेरा मायका है उसमें टॉयलेट 3 सीढ़ी के बाद है। अब आप बताइए 3 सीढ़ी के बाद टॉयलेट की वजह से वो लड़की अपनी माँ से ना मिल पाए, कितनी ट्रेजेडी है ये बात। मैंने कहा डोंट वरी, और उनकी सर्जरी की। बहुत डर रही थी वो, खटपट खटपट, तुरंत पहला काम उन्होंने ये किया, मायके आगरा गई और शी वॉज सो हैप्पी। तो मेरा मतलब है कि जब आपकी लाइफ इतनी इनकैपेसिटेट हो जाए कि आपको हर वक्त हेल्प चाहिए, आप ऑफिस गोअर हैं, अगर जी। आप ऑफिस ना जा पाएं, आप अगर लेबरर हैं आप अपना काम ना कर पाएं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप अपना स्पोर्ट्स ना खेल पाएं, तो फिर डरना नहीं चाहिए। क्योंकि साइंस के एडवेंस पे हर चीज़ बहुत सेफ्टी के प्रोफाइल को, ये सारी इम्पोर्टेड विदेशी सर्जरी हैं। और आपको जब पता ही है कि विदेश में कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल धरातल पे तभी लाई जाएगी जब पूरी तरह से सेफ होगी। उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स हो चुके हैं, लेवल 1 2 3 4। जब हर तरह से उन पर सुरक्षित है तभी वो इंट्रोड्यूस की जाएगी कि अब आप जिंदा आदमियों में कर सकें। जी। तो नी रिप्लेसमेंट डरावनी चीज़ नहीं है। दूसरी बात एक ये मिसनोमर है कि उसमें पूरी बोन काट दी जाएगी। नो, आप ये देखिए नी रिप्लेसमेंट का मॉडल है, आप साइड से देखिए एक पतली सी लेयर जो कि खराब हो गई थी, बस वही छील के इसको रिप्लेस कर दिया गया, कोई बोन वोन नहीं काटी गई। वो जो चीज़ ऑलरेडी डेड थी, खराब थी, उसको साफ कर या करा और आपने ये प्लास्टर जैसी चीज़ कर दी गई। और ये मेटल, इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं कि भाई 5 ही साल चलेगा। ये भी कई लैब्स में टेस्टेड, नॉन रिएक्टिव, जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, और ऐसा मेटल यूज किया जाता है जो कि 30 या 40 साल तक चले।
अमूमन ये सर्जरी 60 साल या उसके बाद ही होती है, तो अगर आप उसमें 40 साल जोड़ दें तो लगभग 100 वर्ष उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो क्या ये मेटल बाद में निकलवाना भी पड़ता है कि और इट इज डिसॉल्वेबल थिंग? ना इसे निकालने की ज़रूरत पड़ती, ना ये डिसॉल्वेबल है। आपकी फुल लाइफ, जैसे कि एक स्टैंडर्ड मान लिया गया 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स तक ये चलेगा। तो यू नीड नॉट टू वरी, सिंपल गो फॉर सर्जरी एंड गो एंड गेट डन। अब आपने कहा कि इसमें तो करा लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई कि अब आपको एक भी दिन नहीं लगता है। आज सर्जरी हुई है शाम को, तो कल सुबह 10 बजे जब मैं राउंड पे जाता हूं तो पेशेंट खड़ा हो जाता है और वो चलता है। मैं ढेर सारे आपको वीडियो दिखाऊंगा, मतलब विद इन 24 आपकी लाइफ बदल गई ओवरनाइट। ओके। अभी आप पेन में थे, कल से पेन नहीं है। अभी आप चल नहीं पा रहे थे, कल से चल रहे हैं। अभी आप स्टेयर्स चढ़ के टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे, दो तीन सीढ़ियां, कल परसों से आप स्टेयर्स चल के कमोड पे बैठ जा रहे हैं। तो एक्चुअली उनके लिए तो मिरेकल हो गया, जिंदगी बदल गई। बस मिरेकल हो गया और पेन चला गया। वो अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने लगे पूरे जोश से और अपने उस काम पे प्रोफेशन में वापस आ गए। वो लेडी जो मैं आगरा की बता रही हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कानपुर में एक 3 मंजिला का शोरूम, नाउ सी इज रनिंग इंडिपेंडेंटली, और 14 वर्ष हो चुके हैं उस सर्जरी को किए हुए। अभी आई थी कुछ दिन पहले। तो 15 साल ऑफ फ्रूटफुल लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ वो नहीं कर पाती अगर उन्होंने वो डिसीजन ना लिया होता। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने वर्क की जो जो जिंदगी जी किस लिए है उसकी फ्रूटफुलनेस जी तो बोलिए। हाँ अगर फुल जी पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि वी कम बैक टू ट्रैक। यस, जो डर गया समझो मर गया। और ये तो घुटने हैं, जैसा आपने बोला कि घुटने नहीं टेकने, घुटने नहीं टेकने हैं। घुटने नहीं टेकने देना। कुछ भी करेंगे पर घुटने नहीं टेकने देंगे। अब आते हैं इसकी कॉस्ट पे। एक और चीज़ से जो लोग डरते हैं जी वो है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। जी, देखिए कॉस्ट आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, मैं 1995 से सर्जरी कर रहा हूँ, लगभग 30 वर्षों से। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव सर्जरी। 30 वर्षों में आपने कितने ऑपरेशन कर लिए? मैंने ये करीबन 20,000 ऑपरेशन किए हैं। और मैं बता दूं कि ये पहले बहुत ही महंगे थे, क्योंकि ये सारे इम्प्लांट रिसर्च होके बाहर से अभी भी आज भी आते हैं। और वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां थी, काफ़ी महंगे इम्प्लांट देते थे, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। अभी पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, विद आवर ऑनरेरी प्राइम मिनिस्टर जी जी, शायद उन्होंने कुछ एक कैपिंग लगा दी, कैपिंग कर दी। एक्सीलेंट वर्क ही हैज डन, मतलब थैंक्स टू मिस्टर मोदी who has done such a good wonderful work for Indians। इसमें कैपिंग कर दी। अब वो एक लिमिट कॉस्ट, कहता नहीं वो गाड़ी में क्या है वो लगाते थे गवर्नर, अभी स्पीड इससे बढ़ेगी इससे ऊपर जाएगा नहीं अब। तो वो गवर्नर लग गया है उसमें, कैपिंग हो गई है, कॉस्ट उससे ज़्यादा जाएगी नहीं। जो सेकंड काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम चला दी, आयुष्मान भारत, दीन दयाल, CGHS, ECHS। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अगर 10 ऑपरेशन करता हूं तो 10 में से 9 पेशेंट्स को तो 0 पैसा देना पड़ता है। They're covered by either of the insurances or the schemes of the government. इतनी सारी पॉलिसीज हैं, इतने सारे ये बेनिफिट है। किसी ने कोई जॉब किया है, कोई 70 प्लस है, तो वो आयुष्मान के लिए इंटाइटल्ड है, नो मनी। सेंट्रल गवर्नमेंट CGHS से कवर हो गया। हाँ, जो जनरली हम लोग प्राइवेट लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ऐसे कवर हो जाता है। उससे कवर हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो स्ट्रेस ऑफ मनी था वो गायब हो गया अभी। और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए भी मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, ऐसी योजना है कि ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति अपना ऑपरेशन करा के जिंदगी रीलिव कर सकता है, फिर से जी सकता है पूरे जोश से। तो क्या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने में और सरकारी हॉस्पिटल कराने में कॉस्ट का फर्क आता है? सरकारी हॉस्पिटल में तो चूंकि गवर्नमेंट सारी चीज़ें बियर करती है, तो देयर शुड नॉट बी एक्चुअली एनी एक्सपेंडिचर, अगर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। अगर सरकारी अस्पताल प्योर सरकारी तरीके से नहीं चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्योर बोला ही अजीब सा सरकास्टिक सा ये बात है, लेकिन हाँ अगर प्योर सरकारी तरीके से नहीं चल रहे हैं तो प्रेफरेबली। अच्छा, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स की बात होती है, अगर ये क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स क्या रहती है सरकारी हॉस्पिटल में, आपका क्या एक्सपीरियंस है?
मैं ये कहूँगा कि देखिए प्राइवेट में अगर आपका काम आपकी योग्यता नहीं बता पा रहा है, वही आपका केवल प्रचार का माध्यम जी। तो मरीज आपके पास पलट के नहीं आएगा, वो अपने अंकल को नहीं भेजेगा, अपने भाई को नहीं भेजेगा, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो प्राइवेट में हैं वो हर वक्त सजग हैं, हर वक्त अलर्ट हैं, सारे वो इक्विपमेंट्स गैदर कर रहे हैं हाई एंड जिनसे कि क्वालिटी इंप्रूव हो, और हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव एनी क्वालिटी लेस देन 100%। तो मैं तो बस मतलब बहुत ही स्ट्रांगली ये कहता हूँ कि द क्वालिटी इन प्राइवेट इज वेरी वेरी गुड, मच सुपीरियर देन द गवर्नमेंट। ये क्योंकि उसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है प्राइवेट, बिल्कुल। और नोबडी इज गोइंग टू गिव मी सैलरी इन प्राइवेट। यस, आपको अपनी ब्रेड खुद ही अर्न करना, सर्विसेज से ही करना है, सर्विस सही करना है। जैसे आप और भी प्रोफेशन देखिए आपके, तो उसमें प्रोफेशन देखिए, अगर आप योग्य नहीं है तो कोई क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा। सर्जरी करने के बाद रिकवरी में, जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई किसी की, तो उसको रिकवरी में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स में आपने तो उसको रिलीव कर दिया, तो क्या वो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे अपने रूटीन, अपनी सारी एक्टिविटीज़ करने लगता है, कि घर जाने के बाद भी? क्योंकि मैंने देखा है, कई हमारे एक रिलेटिव थे बॉम्बे में, मैं उनसे मिलने गया था, तो नी सर्जरी कराने के बाद, नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद लगभग 15-20 दिन, महीने भर पोस्ट ऑपरेशन प्रिकॉशंस के साथ में बेड पे लेटे रहना, कुछ इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्योंकि ऑपरेशन करना एक अलग पार्ट हो गया, फिर पोस्ट ऑपरेशन जो ज़िंदगी होती है 30 दिन की, 15 दिन की, वो जनरली हर ऑपरेशन में टफ होती है। तो क्या वो चीज़ इस पे भी लागू होती है? नेचुरली। देखिए पहले दिन से वो वॉकिंग कर लेता है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। सेकेंड डे से वो चलने लगता है, कॉरिडोर्स में घूमने लगता है, लगभग 1 हफ्ते में वो स्टेयर्स पे चलने लगता है। ओके। लगभग 2 हफ्ते जब स्टिचेस रिमूव होते हैं, 2 हफ्ते का टाइम है, तो वो आराम से विदाउट सपोर्ट स्टेयर्स वगैरह अब इंडिपेंडेंटली चढ़ने लगने लगा। और आजकल जो ड्रेसिंग्स हैं वो वाटरप्रूफ आती हैं, तो उसकी जो बेदिंग सिस्टम है, नहाना धोना, वो भी तीसरे चौथे दिन से ही शुरू हो जाता है। कमोड पे खुद टॉयलेट जाना तीसरे दिन से शुरू हो जाता है। तो बहुत लेवल पे वो इंडिपेंडेंट होने लगता है। और आजकल घरों में मेंबर्स भी कम हो गए हैं, तो ऐसा कौन कितनी दिन तक आएगा आपकी सेवा करेगा। बिल्कुल, तो उसी तरह रेगुलर फैमिलीज में भी रहता है। ही रहता है। हाँ, तो तीसरे चौथे दिन अपने मतलब भर के काम करने लगता है, और 2 हफ्ते बाद वो अपने प्रोफेशनल वर्क भी करने लगता द पोस्ट ऑपरेशनल एसओपीज के तहत 15 दिन के बाद वो, हाँ, अपना नॉर्मल वर्किंग में आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपका प्रोफाइल देख रहा था, जी ये जानकारी हुई कि आप आईटी के स्पोर्ट्स इंजरी कंसल्टेंट हैं। जी। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी होती क्या है? क्या ये सिर्फ खेल में होती है, सिर्फ खिलाड़ियों को होती है, या सिर्फ ये एक टर्मिनोलॉजी है? इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, एक तो आईटी बहुत ही क्वालिटी जगह है, आपको पता ही है। और आईटी मुझे मतलब आपको भी पता है कि स्पोर्ट्स एरिना वहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल। और बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर खेल रहे होते हैं और बहुत अच्छे लेवल का स्पोर्ट्स खेलते हैं। इसलिए उन्होंने एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट रखा है। उतनी उनकी कॉन्शसनेस है कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, फैकल्टी को वो स्पेसिफिक हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरी होती क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मेजॉरिटी टाइम ये स्पोर्ट्स खेलते वक्त होती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि केवल स्पोर्ट्स खेलने से ही स्पोर्ट्स इंजरी होगी। स्पोर्ट्स इंजरी का मतलब ये है कि वो इंजरीज जो कि दो बोन्स को जोड़ने वाले जो रस्सियां हैं, लिगामेंट्स हैं, जी। या उनके बीच में जो जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे ये मेरे पास एक मॉडल है, और ये मॉडल में आप देखिए ये ऊपर की बोन है और ये नीचे की बोन है, और इन दोनों बोन्स को कितने सारी ये रस्सियां जोड़ रही हैं, ये रस्सियां जोड़ रही हैं। ऐसे मानिए कि ये कब्जे हैं, हिंज है। ओके। अगर ये हिंज टूट जाए तो दोनों दरवाजे चलने में स्मूथ नहीं रहेंगे। तो इस स्पोर्ट्स इंजरी इसी को कहते हैं, जब ये कोई भी लिगामेंट या मेनिस्कस टूट जाए। वो मेजॉरिटी टाइम ऑफ कोर्स खेलने से होती है, लेकिन बगैर खेले आप फिसल गए तो भी स्पोर्ट्स इंजरी के तहत आए। तो कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि स्पोर्ट्स इंजरी ज़्यादा प्रोन है? जब भी
ज़्यादा थर्स्ट वाली इंजरीज होती हैं, ज़्यादा मोमेंटम है व्यक्ति में, वो रन कर रहा है और अचानक उसने डायरेक्शन चेंज किया जी तो नी ट्विस्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा फुटबॉलर्स जाते जाते अचानक उन्होंने टर्न करके बॉल को इधर हिट किया, घुमा के किक, बाइसिकल किक मारी, तो ये लिगामेंट पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आता कि लिगामेंट टूट जाते। तो सबसे ज़्यादा इंजरीज तो फुटबॉलर्स को होती हैं। क्रिकेटर्स रन कर रहे हैं और उनका पैर स्लिप हो गया, घुटने का लिगामेंट चला गया। बॉलिंग कर रहे हैं, शोल्डर के लिगामेंट पे जोर आ गया। बैडमिंटन प्लेयर्स लगातार रैकेट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो शोल्डर के लिगामेंट्स धीमे धीमे वॉर्न ऑफ हो जाते हैं, यानी कि धीमे धीमे डिजनरेटेड हो जाते हैं। तो ये 3 स्पोर्ट्स हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। हाँ, विदेशों में स्कीइंग भी है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये 3 स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरी या लिगामेंट की इंजरीज होती। तो जैसे अब क्रिकेट की बात हुई है, आईपीएल का भी सीज़न चल रहा है। जनरली ये ऑब्जर्व करा है मैंने कि फिटनेस लेवल हर खिलाड़ी का अलग होता है। विराट कोहली का फिटनेस लेवल अलग है, शायद बहुत कम उसको इंजरी की वजह से कभी उसने कोई मैच ना खेला हो। और हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, उनको लगातार कोई ना कोई इंजरी लगी रहती है। तो क्या एक खिलाड़ी को ध्यान देना चाहिए अपने फिटनेस लेवल पे, क्योंकि वही उनका कैरियर है। जी उनकी बॉडी ही उनको कमा के दे रही है, उनका फिटनेस लेवल ही उनको कमा के दे रहा है। जी तो क्या उनको ऐसा ध्यान देना चाहिए कि उनका फिटनेस लेवल बरकरार है और जो उनकी लाइफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस ना करें? क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनको कि एक इनिशियल लेवल पे स्पोर्ट्स इंजरी हो गई और वो उससे रिकवर नहीं कर पाए और उनका पूरा कैरियर ख़त्म हो गया। जी। अभी ऋषभ पंत का भी एक एक्सीडेंट हुआ और उसको लिगामेंट इंजरी हुई और उसने सर्जरी कराई और काफ़ी सालों बाद फिर से वो बैक ही इज इन द कैप्टन ऑफ वन टीम। ये फिटनेस लेवल की बात है। कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप करें तो वार्म अप वार्म अप वार्म अप बिफोर प्लेइंग द। जैसे मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैंने बहुत बैडमिंटन खेला है, जी टेनिस खेला है, और अभी अब मैं उसे डेवलप कर रहा हूँ स्पोर्ट्स को कानपुर एंड अराउंड। तो हम अपने बच्चों से, अब जो नए उभरते हुए प्लेयर्स हैं, यही कहता हूँ कि लगातार आप आते ही कोर्ट में गेम ना खेलने लग जाए, मैच ना खेलने लग जाए। पहले वार्म अप करिए, वार्म अप करिए, वार्म अप करिए, और 3:1 के रेशियो से वार्म अप करिए। अगर आपको 2 घंटे हैं तो 1.5 घंटे पहले वार्म अप करिए। नेट प्रैक्टिस या वार्म अप केवल आधा घंटे रियल गेम ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस है उसका रेशियो 3:1। 3:1। अक्सर ये गलती होती है, हमने अपने लाइफ स्टाइल में लेट नाइट सोए, सुबह जल्द उठे लेट, और आते आते मैच है और पहुंचे और खट से 2-4 बल्ले इधर उधर घुमाए और कूद गए मैच में। तो वो टेंडेंस जो हैं थोड़ी देर बाद मुलायम होते, चलते 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 चलते। कहते हैं ना इंजन गर्म हो रहा है, हाँ तो इंजन गर्म नहीं हुआ है। जी। इंजन गर्म नहीं हुआ है तो, और आपने अचानक मैच का लोड डाल दिया है, तो वो टूट जाता है झटके से। तो उन विराट कोहली फिटनेस फ्रीक है, वो अच्छे से वार्म अप होते हैं, अपने वेट को कंट्रोल रखते हैं, तो नेचुरली उनके लिगामेंट इंजरी होने के चांस बहुत कम रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डाइट एंड न्यूट्रिशन का बोन हेल्थ पे कितना असर पड़ता है? डाइट एंड न्यूट्रिशन तो देखिए बेसिक चीज़ है। कहते हैं कि जैसे कैसे मकान बनेगा, कैसा ईंट गारा है, वो डाइट है। कहते थे हम लोग पहले, हमारे बुजुर्ग कहते थे, जैसा खाए अन्न वैसा बने तन एंड मन, हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा वन। तो डाइट बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है। अभी जो चेंज आया है एक्चुअली, आप देखो सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है। जैसे मेरे कई भाई बहन थे जी जॉइंट फैमिली में था, तो फूड वॉज मेरे लिए कोई लग्जरी चॉइस नहीं थी। जो कॉमन किचन बन गया वो सबको खाना सबको है। खाना है। अभी क्या है कि सभी के एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। अब पेरेंट्स का सारा फोकस उन 8 लोगों के बजाय उसी एक बच्चे पर है। उसको वो फूड में सारी चॉइस देना चाहते हैं, सारा टेस्ट देना चाहते हैं। पैम्परिंग इस हद तक हो जाती है कि बच्चा कहता नहीं, जब तक कार्टून फिल्म नहीं लगेगी तो मैं खाऊंगा नहीं। तो मम्मी कार्टून फिल्म लगाती है, उधर से कार्टून फिल्म देख रहा है, इधर मोबाइल डाल रहे हैं। वो कहता बर्गर तो बर्गर, पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा। रेस्टोरेंट के मेन्यू घर तक पहुंच गए हैं अब। घर तक पहुंच ऐसे चॉइसेस अब हम लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, किचनें बंद हो रही हैं। तो फूड में न्यूट्रिशन वाला कॉन्सेप्ट ही मिसिंग हो रहा है।
बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन सोच के अपने बच्चों को दे रहे हैं या अपने बच्चों को डाइट वैसे प्लान कर रहे हैं। वो ज़्यादातर टेस्ट ड्रिवन या बच्चा किसी तरह खा ले हो रहा है। तो उसकी वजह से आज की डेट में लोगों की बोन एंड जॉइंट हेल्थ बहुत कंप्रोमाइज़ हो रही है। क्योंकि आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारी लाइफ में बोन और स्केलेटन जो कि 206 हड्डियों से बना है, वो बेसिकली एक बॉडी का मेन स्केलेटन है, मेन फ्रेमवर्क है। जैसे कहते हैं इस मकान की स्ट्रेंथ कैसे, कह रहे लोहा लाट बना था, हाँ। इतना सरिया मैंने गला दिया इसमें, जी जी। 40-50 साल तक कुछ हिलेगा नहीं इसमें। तो इसी तरह से बोन और स्केलेटन, इसका स्ट्रक्चर जो है, उसके चारों तरफ वो सारे हार्ट और लंग और सारे ऑर्गन लटकते हैं। तो जितना मजबूत होता है उतनी हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट मेडिकल फैक्ट ये है कि वो बोन की स्ट्रेंथ केवल 0 to 25 साल तक केवल बन सकती है। ओके। उसके बाद आप लाख चाहें अच्छा, तो बोन वो बोन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा तो पाता। मैंने तो कई माओ को देखा है कि अगर उनका बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चलो नहीं पी रहा है तो ना पिए। तो इट मीन्स कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बोन की स्ट्रेंथ का, जो कि 25 साल तक, जैसे आपने बताया कि बोन की स्ट्रेंथ तभी तक बनेगी, तो अगर उस पीरियड में ध्यान नहीं रखा गया बोन स्ट्रेंथ का तो उसका इम्पैक्ट तो फिर आगे के 75 साल में है। डेफिनेटली इतना मैटर करता है कि कहते तो ये है कि जब बच्चा वॉर्म में, गर्भ में है, तो उस वक्त माँ का न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। जिससे कि बच्चे का बोन एंड स्केलेटल सिस्टम मजबूत बने। तो नॉलेज उस लेवल से ही शुरू हो जानी चाहिए। और फिर बच्चे का जो पहले 5 साल में जो ग्रोथ है बोन एंड जॉइंट की, वो अगले 20 साल के बराबर होती थी। यानी कि इनिशियल 5 ईयर्स, ओके, 8 में, और इनिशियल 5 ईयर्स 90% बोन हेल्थ बन गई। और उस वक्त तक लाड़ प्यार में निकल गया वक्त, अगर मेडिकल नॉलेज ना होते हुए, तो उसके रिपरकशन लेटर एज में हमको पता लगते हैं कि जल्दी से कमर में दर्द, जल्दी से फ्रैक्चर, जल्दी से स्टेमिना कम हो जाना, वगैरह वगैरह। तो डाइट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसलिए न्यूट्रिशन से संबंधित, हेल्दी डाइट से संबंधित टॉक शो जैसे आप करा रहे हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है। उन्हें पता हो कि क्या एग्जैक्टली खाना है। जी, क्या इनटेक होना चाहिए, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए अच्छी डाइट के जिससे कि बोन हेल्थ स्ट्रांग हो जाए? जी, देखिए, बोन की हेल्थ 3 चीज़ों से बनती है। जी। कैल्शियम, विटामिन डी, और तीसरी है एक्सरसाइज। ओके। एक्सरसाइज पे बाद में चर्चा करेंगे। विटामिन डी के पहले कैल्शियम पे आ जाते हैं। जी। कैल्शियम सबसे ज़्यादा, अगर हम वेजिटेरियन डाइट लें, नॉन वेजिटेरियन डाइट लें, तो वेजिटेरियन डाइट में कैल्शियम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में काफ़ी प्रचुरता से है, सीरियल्स में है, ड्राई फ्रूट्स में है, अंकुरित में है। तो ये सारी चीज़ें प्रचुरता से वेजिटेरियन लोगों को लेनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन डाइट जो लोग लेते हैं, एग, फिश, उन सब में काफ़ी प्रचुरता से कैल्शियम। कैल्शियम का इनटेक हो जाता है। लेकिन अभी स्टडी में देख रहा था तो ये पाया गया कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड कैल्शियम इनटेक का चार्ट था। तो जो कैल्शियम है पर व्यक्ति, लगभग 400 मिलीग्राम हम लोग कम खा पाते हैं। इंडियंस की बात कर रहा हूँ। उसका रीजन कारण रीज़न ये है कि हम लोग डाइट, जैसे मैंने पहले बताया था, कि हम लोग ना तो न्यूट्रिशन कॉन्शियस हैं, ना ही हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट साइड से इतना फोकस उस पे, इंग्रेडिएंट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे हम लोग नहीं जाते। केवल पेट भर जाए। पेट ओके, पेट समोसे से भर रहा है कि बर्गर से भर रहा है, पेट भर जाए, बस उसी लेवल पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है। इंग्रेडिएंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और उतना अमाउंट ऑफ कैल्शियम जाना चाहिए, इसलिए कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही। और ये केवल मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी एम्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट का सर्वे हुआ और ये पाया गया कि 73% मेडिकल प्रोफेशनल्स को कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। अब बताइए, जो लोगों को पता है, केवल पता ही होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये है उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी अप्लाई करें, नॉलेज है, Apply अप्लाई करें। मेरे ख्याल से विटामिन डी तो ऐसी चीज़ है जो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है, सूर्य देवता की वजह से। सूर्य देवता की वजह से। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। विटामिन डी तो, द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सन। जी। और
लाइफ स्टाइल आपने कहा तो मैं बता दूं कि लाइफ स्टाइल में अभी गाड़ी एसी हो गई है, सन को किसी तरह से अंदर घुस ना जाए, सारे एफर्ट हम लोग कर रहे हैं है कि नहीं। अगर किसी वजह से सन के बाहर निकलना भी पड़ा तो स्किन ना खराब हो जाए तो हम सनस्क्रीन लगा के चल रहे हैं। सनस्क्रीन लगा ले रहे हैं, एक अम्ब्रेला तान दे रहे हैं लेडीज, पूरा बॉडी को कवर कर ले रहे हैं कपड़ों से, नहीं तो वो एक मास्क जैसा ओढ़ लेते हैं कि कहीं धूप ना लग जाए। तो विटामिन डी, पॉल्यूशन, इंडिया जैसे सिटी में इतना पॉल्यूशन है कि सनराइज आ रही है तो रास्ते में रुक जा रही है, मतलब जो क्वालिटी की चलती है और जो क्वालिटी की रिसीव होती है उसमें बहुत फर्क आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है। सरकारी स्कीमों की तरह। सरकारी स्कूलों की कहाँ से चली थी और कहाँ तक पहुंची, क्या चली थी और क्या पहुंची। क्या पहुंची। यहाँ पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सन किस टाइम का इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये भ्रांति रहती है जी। कि सन हमारी बॉडी में जो विटामिन डी बनाता है वो कब का, कहते हैं कि 11 मॉर्निंग टू 2 o'clock जो तेज सन होता है डायरेक्ट 90 डिग्री पे गिरता है, वो सन सबसे ज़्यादा विटामिन डी बनाता है। और 11 से 2 इतनी भीषण गर्मी में जो एलीट व्यक्ति तो बाहर निकलता ही नहीं, बिल्कुल। वो भी नंगे बदन कभी नहीं निकलता है। हमारे मजदूर भाई जो काम करते हैं, ये स्टडी में पाया गया वो 99% मजदूरों को विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है। रीजन वो खुले एक्सपोज टू सन एक्सपोज इन देयर वर्क कल्चर। गाँव में खेतों में जो काम कर रहे हैं उनको विटामिन डी कम नहीं, बगैर कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लिए हो। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि कुछ न्यूट्रिशन का सोच पाए जी। तब भी वो भगवान कहते नहीं कि किसी को कुछ देता तो किसी को कुछ दे देता है। बिल्कुल। उनको हेल्थ दे दिए, या फिर तो कंफर्ट ले लीजिए या हेल्थ ले लीजिए। वैसे भी मैंने तो यही सुना है कि भाई जो चीज़ जुबान के लिए अच्छी होती है वो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, और जो जुबान के लिए खराब होती है वो शरीर के लिए अच्छी होती एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप तो बहुत अच्छी बात कही। तो ये है कहानी कैल्शियम और विटामिन डी की। कॉन्शियसली हमको कैल्शियम रिच डाइट देनी होगी, अदरवाइज टैबलेट या लिक्विड से सप्लीमेंट करना चाहिए, और सेम विद द विटामिन डी। है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज की जो लाइफस्टाइल है, कंटिन्यू करते हुए इसी सवाल को, जो लाइफस्टाइल है आज के यंगस्टर्स हैं, कॉरपोरेट लाइफ वाले जने हैं, जो कि मोबाइल, लैपटॉप, इन्हीं में ही उनकी 60-70% ज़िंदगी बीत जाती है। वो चेयर पे बैठ के दिन भर उनको काम करना है। तो उनके लिए जो बोन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, सर्वाइकल हो जाता है, बैक पेन हो जाती है, उनसे वो कैसे बच सकते हैं, या क्या उनके लिए आपकी सलाह है? क्योंकि काम तो उनको वही करना है, उससे वो बच नहीं सकते, ना वो लैपटॉप से बच सकते हैं, ना वो मोबाइल से बच सकते हैं। तो क्या आपकी ऐसी सलाह रहेगी कि उस पे कितना टाइम देना चाहिए, बीच-बीच में गैप रखना चाहिए, कि जो सर्वाइकल की दिक्कत बहुत ज़्यादा एक डेस्क वर्कर को हो जाती है, उससे वो कैसे बच सकता है, या अगर हो गई है तो वो अब आगे क्या करे कि उसको कंट्रोल कर पाए? आप ये एक लाइफ स्टाइल डिसीज है या सोशल इशू है। आप देखिए कि जब व्यक्ति अपना कैरियर शुरू करता है, पहले कोशिश करता है कि उसे कोई 1 कमरे 2 कमरे का घर मिल जाए, फिर थोड़ा पैसा आया तो कहता है एक टीवी खरीद लिया जाए, फिर थोड़ा पैसा आया तो कहता है कि एयर कंडीशनर लग जाए, फिर और पैसा आया तो कहता है बाइक ले ले, फिर कहता है 4 पहिए वाली कार ले लेते हैं, फिर कुछ और चीज़ें बढ़ती जाती हैं। मुझे याद है पहले हमारे ज़माने में रेडियो और टीवी होते थे, छत पे एंटीना ऐसे ऐसे डप डप करते थे, तब चलता था, बिल्कुल। फिर एंटीना को भी हिलाते रहते थे। अभी आप जाएं तो उसमें चैनल वैनल चेंज करने के लिए जाते थे, ट्यून व्यून करते थे। अभी आप जाएं तो कोई विदाउट रिमोट का तो टीवी नहीं है, सभी रिमोट से ही चलते हैं। और रिमोट की हालत ये हो गई कि अब ज़्यादातर घरों के ड्राइंग रूम में एक डलिया में 7-8 रिमोट पड़े रहते हैं। हाँ, कोई एसी का है, कोई टीवी का है। कोई फैन का है, तो पता नहीं किस किस चीज़ के 5-6 रिमोट होते हैं, उसमें छाँट-बीन के वो रिमोट दबाते हैं। कहने का मतलब उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस धीमे धीमे डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है, वो डी डेवलप होते जा रहे हैं फिजिकली। अभी तो और नया आ गया है, हे सीरी कॉल दिस, एलेक्सा डू दिस। तो मतलब वो भी नहीं, हाथ भी रिमोट भी नहीं दबाना है, डबल लिप भी चला देने हैं 2-3। जी। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, इज़ नॉट एक्चुअली डेवलपमेंट, इट इज़ डी डेवलपमेंट। ठीक रिवर्स हो रहा है, लोगों की हेल्थ बिगड़ रही हैं। और ये ऑब्जर्व किया गया है, जो आर्थराइटिस जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो पहले 60+ एज पे आती थी, वो आज की डेट में 50, 40, 30 ईयर्स तक के लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक हो रहे हैं। और उनका इंसिडेंस पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया। इंटरनेशनल डाटा है ये।
उसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको इसके मॉडल के रूप में बताऊँ। अब ये बोन है जो कि आपको बिल्कुल सिंपल सी लगती है, स्पाइन बैक की है। बाहर से तो अपीयर बिल्कुल ऐसे हो रही जैसे कि सिंपल सी बोन है, लेकिन अगर आप इसे टर्न काट दें और अंदर से देखें तो आप देखेंगे कि इनकी जो डेंसिटी है, लकड़ी मान लीजिए इसे, कहते हैं ये तो शीशम टीक की लकड़ी है, बड़ी घनी मजबूत। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही है आप देखिए इनके बीच के छेदों का साइज बढ़ता जा रहा है, यानी पोरोसिटी, यानी छिद्र बड़े होते जा रहे हैं और उनके अंदर बोन का अमाउंट कम होता जा रहा है। गाढ़ा दूध, पतला दूध, पतला दूध, पतला दूध, बिल्कुल ही पानी हो गया यहाँ तक। इतना हो गया कि बोन ये अपने आप ही फ्रैक्चर हो जा रही है। इतनी कमज़ोर हो गई हड्डी, इतनी कमज़ोर हो गई, वो ऑफिस में बैठे काम करते, बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है स्विगी जोमेटो से, और केवल काम एक गर्दन झुका के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, बोन्स वीक हो रही हैं। अर्ली एज में 30-40 साल में लोगों को कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये डेवलप हो रही हैं और हम लोग समझ नहीं पा रहे। जब तक समझते समझते तब तक गाड़ी हाथ से निकल जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने देखा कि लोगों के हिप खराब होने लगे। जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि हिप जॉइंट जो कि इतना मजबूत बॉडी का जॉइंट है वो ऐसे गलने लग रहा है। उसमें देखिए छोटे छोटे ऐसे गल जा रहे हैं और बहुत यंग एज में उनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने जा रही है। तो ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ जब तक दिखती दिखती है टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह से, तब तक वो अपना काम इरिवर्सिबल स्टेज में आ चुकी होती है और फिर उससे वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे प्रिवेंट करें, लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखें। मैं तो अपने सारी टॉक्स में लास्ट में 2 स्लाइड्स पे ज़रूर कहता हूँ, एक मैसेज देता हूँ, एक सोशल मैसेज सभी को। अपनी टॉक में, अभी गोवा में मेरी टॉक थी, वो मेडिकल टॉक हो बेशक, मैं उसके बाद कहता हूँ 2 लास्ट की स्लाइडों में कि दिस इज़ अ सोशल मैसेज, प्लीज़ लिसन एंड स्टे। तो कहता क्या भाई, तो उसमें बड़ा बड़ा हिंदी में लिखा होता चलो गाँव की, दैट्स इट। रूट्स, बैक टू आवर रूट्स, बैक टू आवर रूट्स। डॉक्टर साहब, भगवान ने 2 स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स बेसिकली बनाए हैं, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। तो दोनों के क्या बॉडी स्ट्रक्चर्स में जो स्केलेटन होता है, बोन्स होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ में कुछ डिफरेंस होता है या उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है? क्या ऑर्थोपेडिक बीमारियां जो गठिया है वो दोनों को हो सकती हैं, या कोई बेसिक स्पेसिफिकली हड्डियों की बीमारी है जो सिर्फ फीमेल्स को होती है, या कोई ऐसी जो सिर्फ मेल्स को होती है? इस बारे में कुछ बताएं। एग्जैक्टली देखिए, मेल और फीमेल 2 अलग अलग बॉडीज हैं, उनके स्ट्रक्चर्स भी ऊपर से दिखते सेम है बट दे आर डिफरेंट। उनकी स्ट्रेंथ ऊपर से दिखती हो लेकिन दे आर डिफरेंट। तभी तो 100 मीटर अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें तो मैन का अलग है, रनिंग का फीमेल वुमेन का अलग है। स्विमिंग का देखें 500 मीटर का, मैन का अलग टाइमिंग है, वुमेन की अलग टाइमिंग है। अगर मैन में स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वुमेन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए जो जॉन एस नादिया कॉमनिच, नादिया कॉमनिच थी, मैंने एक नाम सुना है बचपन में अपने कि शायद 10 में से 10 लाने वाली वो पहली लड़की जिम्नास्ट थी। जिमनास्ट थी। तो यही बात है कि ईश्वर ने मैन और वुमेन को कॉम्प्लीमेंट्री बनाया। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दे आर, अभी क्या हो गया, होड़ लग गई है, वुमेन कहती मैं मैन से आगे निकलूंगी, नहीं मैं, मुझे कोई कम है, वो महिला शक्ति वाला है, वुमेन एम्पावरमेंट का दौर चल रहा है। तो समझने की आवश्यकता ये है कि nobody is like ahead or behind. It is basically both are running together, complementing each other. फिर से मैं रिचुअल से पहुंच जाता हूँ जी। शिव और पार्वती ने कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया अर्धनारीश्वर का, कि नर और नारी का दोनों अर्ध रोल है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें साइंस, रिचुअल्स और वो तो स्पिरिचुअल मैंने बता दिया। साइंस में ये है कि जैसे मैंने बताया कि पहले 20 वर्ष तक बोन हेल्थ बनती है, 25। फिर स्टेशनरी होती है, फिर डाउन आती है। तो क्या चार्ट रहता है 20 to 25 ईयर्स बनी स्ट्रेंथ बनी, फिर प्लेट्यू कब तक? 45 45 तक प्लेट्यू, फिर उसके बाद नीचे नीचे स्टार्ट हो जाता। तभी आपने देखा होगा कि आफ्टर 50 ईयर्स 60 ईयर्स
लोगों की हेल्थ झुकने लगती है, स्पाइन ऐसे आगे बो डाउन करने लगते हैं, जी झुक के चलने लगता है आदमी, हाइट छोटी होने लगती है। तो इस वक्त जो आदमी और औरत के दोनों के हार्मोन्स हैं, उसमें एंड्रोजन्स होते हैं मेल में, तो फीमेल में ईस्ट्रोजन होते हैं। ओके तो जैसे ही मेनोपॉज होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जी स्टॉप अराउंड होती अबाउट है 40 ईयर्स के आसपास। अराउंड 40 इयर्स, तो तेजी से ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो तेजी से वो फॉल होती है बोन हेल्थ। अच्छा, प्लेटो के बाद जो डिक्लाइन फेज है वो तेजी से आता है बड़ी females में। रैपिड फीमेल्स में, ओके। बड़ी रैपिड आती है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि एल्डरली लेडीज को बैक एक बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, उनकी कमर जल्दी झुकने लगती है, जो कि मेल्स में कंपैरेटिवली स्लोअर रहती है, क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ही कम होते हैं और एंड्रोजन लगभग चलते रहते हैं। कहते हैं साठा में भी पाठा, तो उनका एंड्रोजन इतनी तेजी से नहीं नहीं गिरता। तो ये भी फर्क है, मेल्स की बोन हेल्थ लॉन्जेविटी ज़्यादा है बजाय फीमेल्स के। ओके। तो अब एक सवाल और है मेरा कि आजकल जनरल पब्लिक जो है वो डॉक्टर गूगल पे भी बहुत विश्वास करने लग गई है। कोई भी चीज़ होती है तो डॉक्टर से पूछने से पहले वो गूगल से पूछते हैं। तो क्या ये जो नया ट्रेंड यंगस्टर का खासकर, जेनजीज का खासकर, क्योंकि वो बैठे ही दिन भर इंटरनेट पे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सबसे पहले गूगल से पूछते हैं और कई बार उनके सॉल्यूशंस पे विश्वास भी कर लेते हैं। ठीक बात। अभी मैं एक इंस्टेंस से गो थ्रू कर रहा था, यूट्यूब में एक वीडियो था, किसी ने यूट्यूब से वीडियो देख के अपना पेट चीर लिया और उसके बाद उस पे जो यूट्यूब की वीडियो कह रही थी वो करने की कोशिश करने लगा। जब वो असफल हो गया, चिल्लाया, तो उसके घर वाले उसको लेके डॉक्टर के पास गए। तो क्या ये जो इस लेवल की चीज़ें हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए? उनके लिए आपकी क्या सलाह है? क्या कितने परसेंट सत्यता है गूगल के रिकॉर्ड्स में? बिकॉज इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी तो चेक हो ही नहीं सकती है उसकी। देखिए, गूगल बहुत यूज़फुल है, लेकिन ये डबल एजेड स्वॉर्ड है, दुधारी तलवार है। ठीक। मैंने तो अपने चैम्बर में लिख रखा है, शूज एंड गूगल आउट। सो गूगल को भी, और जब जूतों को बाहर छोड़ के चैम्बर में एंटर करिए। बहुत बढ़िया। ये समझने की ज़रूरत है कि गूगल एक विशाल भंडार ऑफ इंफॉर्मेशन है। जी। उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने वाला कोई नहीं है। आप गूगल में जो चाहें डाल दीजिए, आप यूट्यूब में जो चाहें डाल दीजिए, उसे वैलिडेट कौन कर रहा है, वो सही है या गलत? आपने देखा कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है और वो गूगल दे रहा है, गूगल जैसा बड़ा रिच ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, तो आप उसे सोचते हो कि ये तो सही है। सही है। अब आपने सोच लिया सही है, गूगल का साइज इतना बड़ा है, उतनी भारी बिल्डिंग है, अमेरिका में है। आप डॉक्टर अग्रवाल तो छोटे से व्यक्ति हैं। अब आप उस नॉलेज का प्रेशर बना के हनुमान जी का गदा लेके हमारे सर पे आप मारोगे, दन 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 भी। अब मेरे पास इतना समय तो नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि उस कचरे के कचरा नहीं सब करूँ, उस इंफॉर्मेशन के ढेर से जो आपने पिक किया है वो राइट चीज़ है या नहीं है, ये तो नहीं पता आपको। तो यही प्रॉब्लम है गूगल की इंफॉर्मेशन की, कि आपने उस पूरी खदान में, कोयले की खदान में डायमंड तो बीच बीच में छितरे हुए हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपने उठाए और हाथ काले करके दो चार कोयले के पीस ही लेके आओगे। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप स्पेसिफिकली डायमंड लेके आएंगे। अगर आप डायमंड लेके आने वाली, आपकी हंस वाली, पिक करने वाली, पानी से मोती चुनने की गुण है आप में, तो ठीक है, गूगल इज हेल्पफुल। अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि आप कोई कोयला में अपना हाथ काले करके आएंगे और उस इंफॉर्मेशन से अपना अहेती करेंगे। क्योंकि शरीर है, इससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आप बेस्ट प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हमारी इंडियन इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, आप उन्हीं से कंसल्ट करिए, क्योंकि वो आपका हित आपसे ज़्यादा जानते हैं। और डॉक्टर साहब, एक जनरल पब्लिक में एक बीमारी कहें या डिस एग्रीमेंट्स कहें कि भाई एक यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर देखा गया है कि सबका ही ऊपर नीचे चलता है। तो यूरिक एसिड का बोन से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, क्या करना चाहिए यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करने के लिए, कितना ठीक होता है, अगर है तो वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि ये भी बहुत कॉमन चीज़ है यूरिक एसिड। मैं चाहूँगा कि हमारी जनरल पब्लिक को आप इसके बारे में कुछ बताएं ताकि वो इसका लाभ उठा पाए। यूरिक एसिड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अक्सर इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं गाउट हो गया है, या गाउटी अर्थराइटिस हो गई है। और ये भी सच बात है कि उसमें जोड़ों में या जोड़ों के आसपास दर्द होता है।
ज़्यादातर ये मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है देन द फीमेल्स। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको ज़्यादा हो जाता है। जो लोग प्रोटीन्स बहुत खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट या हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, बेसिकली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें यूरिक एसिड बॉडी से पूरा निकल नहीं पा रहा है किडनी के जरिए, तो वो अंदर ही रुक जाता है और वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मसल्स में जमा हो जाते हैं, तो वो चुभते हैं, जोड़ों के आसपास जमा हो जाते हैं, तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो करना क्या है, उन क्रिस्टल्स को वॉश ऑफ करना है, जैसे नाली से धुलाई करते हैं जी। तो टेक ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। जिनको गाउट है या यूरिक एसिड हाई है उन्हें पानी बहुत पीना चाहिए। सेकंड ये है कि अगर उनके यूरिक एसिड लेवल हाई हैं तो यूरिक एसिड को लोअर करने की दवाएं जो आती है, सिंगल एक टैबलेट होती है पर डे की, वो खानी चाहिए। तीसरा, उनका प्रोडक्शन भी कम करना चाहिए। प्रोडक्शन कम करने के लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट्स, जिन फूड्स में जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट में रेड मीट है उसमें बहुत यूरिक एसिड बनता है, वो नहीं लेना चाहिए, या वेजिटेरियन डाइट में भी हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें स्टिफनेस ना आए तो उन्हें सप्पल रखना चाहिए, उनकी एक्सरसाइज साइकिलिंग जैसी इस तरह की करनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन 3-4 चीज़ों से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। मूव करते रहें। यस, एक ऐड होता था कभी, मूव लगाइए, मूव दर्द निवारक मूव, वो वही मूवमेंट करते रहें तो यूरिक एसिड मेरे ख्याल से एक्यूमुलेट नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या कहना है? इंडियन हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। मुझे याद है हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक लकड़ी की चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस करके निकाल दी जी। फिर मेरा जनरेशन आया, जब धीमे धीमे उसमें बदलाव आया, उन्हें पेशेंट्स को एक कंफर्टेबल वेटिंग की ज़रूरत पड़ने लगी और वो ये भी देखने लगे कि डॉक्टर का चैम्बर कैसा है। फिर समय और आगे बढ़ा, हमसे जो थोड़े 10 साल जूनियर बैच लोग हैं उन्होंने देखा कि रूम भी होटल की जैसा है कि नहीं है। आप तो 5 स्टार होटल हॉस्पिटल्स बन। हाँ, तो इट इज़ बेसिकली हॉस्पिटल को होटल वाला कल्चर चाहिए, साथ में मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, वो भी हाई ग्रेड की। तो ये जो हेल्थ केयर में हॉस्पिटल में जो होटल का कल्चर आता जा रहा है, मैं भी कई बड़े हॉस्पिटल्स में जाता हूँ कभी किसी से मिलने, किसी को देखने, तो मैं ये देखता हूँ वहाँ पे नीचे अब ब्रांडेड कैंटीन्स आ गई हैं। तो जो आप कहते हैं कि बर्गर नहीं खाना है या चिप्स नहीं खाने हैं, वो तो सब वहाँ नीचे कैंटीन में बिक रहे हैं। तो ये एक विडंबना नहीं है कि ऊपर आप शरीर को ठीक कर रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर में कैंटीन में आप उन चीज़ों को दे रहे हैं जिससे वो शरीर खराब हो? जी 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 जी। मेरे मेरे पास आज से कई साल पहले एक पेशेंट आए, जब मेरा स्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल है जी। जो पहले क्लिनिक से छोटा सा एक मिनी नर्सिंग होम में बना था जिसमें कि 2 कमरे थे, और मेरे एक वीआईपी पेशेंट लखनऊ से आए और उन्होंने मेरे ट्रस्ट पे मुझसे ऑपरेशन कराया घुटने का, जबकि उनके पास पॉलिसी कोलंबिया एशिया की थी जो कि सभी महंगे। बड़ा हॉस्पिटल है कोलंबिया एशिया, तो पूरी चेन है। राइट। जी। लेकिन जब वो एडमिट हो गए तो मैंने देखा कि उनके लड़का वॉज नॉट कंफर्टेबल, ओके। और वो जाते जाते नोटबुक में लिस्ट रिमार्क में लिख के गया कि इसमें कम से कम एक टीवी शीवी तो होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो वो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज, अभी तक मेरे भ्रम में ये था कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, अच्छी सर्जरी करता हूँ, दैट इज सफिशिएंट। उस दिन पहली बार मैं उस गौरव को आज भी थैंक्स कहता हूँ जी। कि उसने मेरे दिमाग में ये अलग जलाई कि केवल वही सफिशिएंट नहीं है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना पड़ेगा। और मैंने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। उस पे एक लाइन अभी और, चूंकि समय कम है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होटल हो गया। जी। एक रियल स्टोरी, अभी एक हमारे काशीपुर में दोस्त हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ एक इंडस्ट्री थी, वहाँ पर एक चाय की दुकान थी डबरी सी, वो चाय बेचता था 5 रुपए में, और दिन भर वहाँ पे भीड़ लगी रहती थी। वहाँ क्या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग चाय पीते थे और बड़ी अच्छी चाय चलती थी उसकी, साथ में कुछ बिस्किट विस्किट खाया और वो बढ़िया बेच रहा था। वो फैक्ट्री गवर्नमेंट की हो गई, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर आने लगे, गाड़ियाँ आने लगी, उन्होंने वो चाय की दुकान, वहीं से आती थी चाय, तो उन्हें लगा ये तो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। उन्होंने कहा नो, ये चाय की दुकान ऐसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, इससे हेल्थ ख़राब हो रही है। तो उन्होंने गाइडलाइन दे दी कि चाय
की दुकान के ये गाइडलाइन पैरामीटर है। ये पैरामीटर इतना साइज होना चाहिए, यहाँ एसी होना चाहिए, यहाँ बाथरूम होना चाहिए, यहाँ नीटनेस होनी चाहिए, यहाँ वेटर होना चाहिए, वो ग्लव्स पहना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, धमाका होना चाहिए। अब वो वैसी तो उसकी औकात नहीं थी चाय वाले की बनाने की, तो फैक्ट्री वालों ने अपनी वैसी शॉप खोली और उसमें 100 रुपए की चाय बिकने लगी। उसकी तो दुकान बंद हो गई बेचारे की। तो उसने क्या किया, बहुत लोन वोन लेके किसी तरह से वैसी टेबल डाली, वैसे ग्लव्स वाला ऐसा ऐसा किया, कुछ 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 किया, कुछ 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 किया। ये सब करते करते उसकी चाय 80 रुपए की हो गई। अब जब कस्टमर आया उसने कहा 80 रुपए की यहाँ पे चाय, छप्पर वाला बैलेंस चेंज किया है। तो कह रहा हम 100 रुपए की वहीं नहीं पियेंगे फैक्ट्री में, जो स्टैंडर्ड वाली चाय थी पहले से ही और अभी भी। तो उसके सारे पैसे भी गए और तब भी उसकी 80 रुपए की चाय नहीं बिकी। तो इसी तरह से बहुत सारे NABH के एक्रेडिटेशन, QCI एक्रेडिटेशन, इतने ज़्यादा लोड कॉरपोरेट से मिलके गवर्नमेंट और कॉरपोरेट का नेक्सस जैसा कहिए या जो भी समझिए, ठीक है, उनसे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, नो डाउट, वो सब साफ सुथरा है। लेकिन उसकी इतनी कॉस्ट हो गई है कि पर बेड कॉस्ट छोटे हॉस्पिटल्स के लिए नॉन अफोर्डेबल हो गई है। केवल कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहा है जी, 500 बेड है, तो उसमें उसकी कॉस्ट पर बेड एक मिनिमाइज वो हो जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी मैनेजमेंट में होगा, वो मैनेजमेंट में डॉक्टर अलग सेपरेट है। जो डॉक्टर्स के बने हुए नर्सिंग होम्स हैं वो उस डंडा रूल सबके लिए एक ही क्या सरकार ने रखा हुआ है। वो एक्रेडिटेशन के QCI की NABH की गाइडलाइन सबके लिए बराबर है। तो वो जो कॉस्ट है वो उसके लिए बहुत ही हाई है, जिसकी वजह से वो धीमे धीमे छोटे सेटअप्स आज की डेट में बंद हो रहे हैं और केवल कॉरपोरेट कल्चर आगे आने वाले 10 20 50 सालों में। मतलब ये कॉर्पोरेट कल्चर आपकी मेडिसिन फील्ड में भी हावी हो रहा है, लगभग सभी फील्ड में हावी हो रहा है इस समय ये, जी जी क्योंकि 360 डिग्री MSMEs अपनी तरफ पीछे जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सारा बिजनेस लिए जा रहे हैं। सर्वाइवल ही नहीं छोटे से। जी ये दो तरीके सर्वाइवल के, जी एक ही तरीका इनफैक्ट है कि या तो आप उतने बड़े हो जाओ, बड़े हो तभी आप सर्वाइव कर हाँ, पाओगे। तो आप अपनी डॉक्टरी भूल जाएंगे और मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है, अब आपको MBA एक डिग्री और लेनी पड़ेगी। जी। तो ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि कुछ ऐसा रूल्स और रेगुलेशन बनाए कि दोनों लोगों का सर्वाइवल, क्योंकि बेसिकली तो मरीज को इलाज चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, बिल्कुल। उस सेगमेंट के लोगों के लिए भी चीज़ें बनी रहें। तो जो ये सरकारी स्कीम्स होती हैं, आयुष्मान भारत हो गई, CGHS की जो स्कीम्स होती हैं, इनका फ़ायदा कितना उठा पा रही है पब्लिक? आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत फ़ायदा उठा रही है पब्लिक। और इंडिया के जहाँ पे लोग हेल्थ के लिए कोई बजट एलोकेट नहीं करते हैं, उनकी सैलरी अपने खाने पीने और रहने में ही खर्च हो जाती है, उनके लिए एक ये रामबाण की तरह से है ये सारी स्कीम्स। आयुष्मान भारत में, CGHS में, ECHS में, दीनदयाल में, ESI में, EPFO में, हमारे हॉस्पिटल में सभी के एम्पेनलमेंट है। तो मैं देखता हूँ ढेर सारे लोग आके उसके इसे इलाज लेते हैं और लगभग उसी क्वालिटी का ट्रीटमेंट पाके उन्हें काफ़ी बेनिफिट है और रिस्क कवरेज हो जा रही है उनके लिए। हेल्थ इमरजेंसी अब पहले जैसी बात नहीं, जो आप कह रहे थे मकान बिक गया फलाना बिक गया, जी जी। इसका कवरेज है उनके पास। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं। तो अब एज अ डॉक्टर आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करे, कुछ नई स्कीम्स आए, नए हॉस्पिटल्स बने, बड़े हॉस्पिटल्स अफोर्डेबल हों, ताकि आज भी गरीब जनता, एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, उसको अफोर्डेबल और रीचेबल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल मेडिकल कॉलेज की एक बयार आई हुई है, मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी बन रहे हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट का स्टेप है? मुझे लगता है कि दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो नए डॉक्टर्स और नर्सेज को बनाने की ट्रेनिंग स्कूल्स और बढ़ें, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो हैं, मतलब ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि उनको कम कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप डाटा उठा के देखें, मैं रिसेंटली अभी किसी का डाटा देख रहा था, तो पर ऑपरेशन और पर पेशेंट की कॉस्ट उनकी प्राइवेट से भी ज़्यादा आ रही है। वो तो सर इससे ज़्यादा आ जाएगी ना, क्योंकि न्यूज़पेपर आप उठा के देख लीजिए, जब करोड़ों की मशीनों के टेंडर होते हैं, वो मशीनें आती हैं और धूल फाकती रहती हैं, यूज़ ही नहीं होगी वो, तो कॉस्ट में तो वो जुड़ गई। तो ऐसे जब एवरेज निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा तो होगा। ऐसे सेटअप को हम क्यों चलाएं? क्यों ना हम US को फॉलो करें, जिन्होंने सारे ये सेगमेंट प्राइवेट में दे दिए।
प्राइवेट वाले लोगों को आप इन स्कीमों से जोड़ते चले जाइए। टीपीए के इंश्योरेंस के कम इंश्योरेंस किस्त के सैलरी सबको दे दीजिए। जैसे डेवलप्ड नेशन में सभी लोग इंश्योर्ड हैं, जी जी। इस तरह से कम प्रीमियम में सबको इंश्योरेंस दे दीजिए। लेकिन प्राइवेट में लोग कम कीमत में बेहतर काम कर रहे हैं, बजाय गवर्नमेंट के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ कॉस्ट पर हेड उससे ज़्यादा आ रही है और कम अच्छे इलाज के लिए। ये फैक्ट है, मतलब कहने में सुनने में खराब जरूर लगे, लेकिन इसलिए गवर्नमेंट के मेडिकल ट्रेनिंग स्कूल्स तो होने चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बनाने की आवश्यकता नहीं। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे भी कुछ अभी जानने वाले हैं, लेटेस्ट इंस्टेंस बता रहा हूँ। उनको हार्ट की सर्जरी करानी थी, स्टंट डलना था। सबसे पहले वो सरकारी अस्पताल में ही गए। यहाँ का बहुत बड़ा मशहूर सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत रिप्यूटेड हॉस्पिटल है। वो गए, वहाँ भर्ती हुए, भर्ती भी नहीं हुए। इनफैक्ट उन्होंने वहाँ का माहौल देखा, और जब इनिशियल लेवल टेस्टिंग हुई तो उन्होंने वहीं डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, मैं यहाँ ये काम कराऊंगा। और उसमें उस कैलकुलेशन में हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उसमें कितना वर्किंग डेज का लॉस हुआ उस फैमिली का। वो काम प्राइवेट में आज गए और कल हो गया और परसों छुट्टी हो गई, 2 दिन का लॉस हुआ। बिल्कुल। वही गवर्नमेंट में आज तारीख पे आज ओटी पोस्टपोन हो गई, आज फलाना नहीं हुआ, आज ये बकरीद हो गई, आज होली हो गई, आज दिवाली हो गई, तो वो 8-10 दिन में काम वही हो रहा है। तो 10 दिन का फैमिली का वर्किंग फंक्शनल डेज भी तो लॉस है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है। हाँ, उनके लिए टाइम बिल्कुल इजी रिसोर्स है, मनी डिफिकल्ट रिसोर्स है, जबकि है बिल्कुल उल्टा। उल्टा है। तो ये सब कंसिडरेशन में गवर्नमेंट कर सकती है, और इसमें मैं यूएस को तारीफ करूंगा जिन्होंने ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से हटा दी हैं और प्राइवेट हैंड्स में अपनी गाइडलाइंस के साथ दे दी। और किसी कंट्री को जब आप जाते होंगे, आप अक्रॉस द ग्लोब घूमे हैं, हाँ किसी और कंपनी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत अच्छा आपको लगता हो? हाँ, सिंगापुर। और सिंगापुर इज एक्सीलेंट। सिंगापुर ने कैसे किया है पता नहीं, मैं एनयूएच में काम करता था, विच इज ए गवर्नमेंट सेटअप, बट द क्वालिटी ऑफ केयर वाज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, प्राइवेट से भी बेटर। तो वी कैन फॉलो सिंगापुर। सिंगापुर इज एक्सीलेंट स्मॉल कंट्री, बट कंपैरिजन इसलिए नहीं कि वो बहुत ही छोटी टाइनी पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन अगर एडवांटेज है तो वो एक बहुत सारी चीज़ों में डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है। तो हम एग्जैक्ट कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। सिंगापुर में आपको गांव नहीं दिखेंगे। हाँ, सिंगापुर को अकेले ही 30 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है, कानपुर भर का तो सिंगापुर है। तो लेकिन हाँ, वो जगह अमेजिंग है। सर, कुछ दिन पहले मैं अपने डॉक्टर्स के फ्रेंड सर्कल में बैठा था। एक बहुत अच्छे फिजिशियन है मेरे दोस्त, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस उनकी चलती है। तो जनरल डिस्कशन में ये आया कि भाई अब आपकी फिजिशियन की प्रैक्टिस इतनी बढ़िया चल रही है, तो आप एक नेक्स्ट लेवल अप होके नर्सिंग होम क्यों नहीं बना लेते हैं? तो उनका जवाब सुन के मैं काफ़ी एस्टॉनिश्ड हो गया। मेरे मन में है कि ये सवाल आपसे भी करा जाए। उनका कहना ये था कि अगर मुझे नर्सिंग होम बनाना है तो मुझे अपनी आत्मा मारनी पड़ेगी। उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया? मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने ऐसा जवाब इसलिए दिया, 2 वजह हैं। जब आप नर्सिंग होम बनाते हैं तो ये इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नर्सिंग, ऑफ ए डॉक्टर एंड एज ए एंड ऑफ ए होटल। तो 2 चीज़ें आ जाती हैं, और आप अपनी प्रैक्टिस में ऑलरेडी इतने बिजी हैं कि आपके पास ना एनर्जी और समय बच रहा है कि आप एक होटल को भी बनाएं और मैनेज करें। तो एक तो ये इशू है जो कि उन्हें लग रहा है कि हम इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उसी में वो काफ़ी इंगेज्ड हैं सुबह से लेकर रात तक। जी। सेकंड चीज़ें हैं कि जैसे ही आप क्लिनिक से नर्सिंग होम सेटअप में जाते हैं तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपके पास तकरीबन 37 तरह के लाइसेंस इम्पोज कंप्लाइंसेस आ जाते हैं। आपको उन कंप्लाइंसेस को पूरा करने में बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत स्टाफिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे पैरामीटर्स फुलफिल करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप उन मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो वो कंप्लाइंसेस पूरे नहीं होते हैं और आपको कई सारे रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, तो फिर आप उसे चला नहीं सकते। उनको चलाते चलाते आदमी थक के हाँकने लगता है, और उनके एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए उसे कई जगह कभी कभी कंप्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं। तो ये रीज़न है, इसीलिए मैंने कहा कि कॉरपोरेट का ज़माना अब आ रहा है, क्योंकि वही सारे मतलब 36 कंप्लाइंस छोटे नर्सिंग होम के लिए भी हैं और एक कॉरपोरेट 500 बेड के हॉस्पिटल के लिए भी वही सेम 36 है।
39 की कॉस्ट सपोज ₹X है, तो वो छोटे नर्सिंग को के लिए भी X है और बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के भी और रेवेन्यू के हिसाब से परसेंटेज वाइज देखें तो छोटे के लिए वो कॉस्ट बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए वो मिनिमल हो गई। मिनिमल हो गई। तो इसलिए मिड साइज नर्सिंग होम्स के लिए सर्वाइवल इज वेरी टफ। सफेद तिल और खसखस कंज्यूम करने से घुटने का ग्रीस बढ़ जाता है। ठीक बात है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्वारपाठा है, आम, हल्दी है, कुरकुमिन है, ये खसखस है, तिल है, अलसी है, ये सारे चीज़ें घुटने की लुब्रिकेंट को बढ़ाती हैं। डेफिनेटली यस, करेक्ट। एक्सरे करवाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एक्सरे अगर बहुत स्पेसिफिकली कहें तो मे बी राइट, बट प्रैक्टिकली नॉट। ओके, प्रैक्टिकली नॉट, ये गलत बात है। इट्स अ मिथ। इट्स मिथ। हाँ, ओके। इट्स अ मिथ। और चोट लगने के बाद अगर जनरली जॉइंट्स मूव कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि आपकी हड्डी नहीं टूटी है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस इज करेक्ट, दिस इज ए रियलिटी। और हड्डियों के जो चटकने की जो आवाज़ें आती हैं, चट चट करके हड्डियों की आवाज़ आती है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको आर्थराइटिस हो गया। नो, दिस इज ए मिथ। चट का मतलब ये है कि आपकी बॉडी सपल नहीं है, स्टिफ ज़्यादा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आर्थराइटिस हो रही तो वो चट चट की आवाज़ स्ट्रेचिंग से भी खत्म हो सकती है। है। If you do a proper stretching, प्रॉपर स्ट्रेचिंग या वार्म अप तो वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। फॉर कमिंग टू आवर शो, और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये जानकारियों का लाभ मिलेगा और वो हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी उनको ना हो। मेरी तो यही कामना है। Thank you so much for inviting me. Privilege is all mine and pleasure is all. Thank you.